नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 6 माह बाद जेल से छूटने के बाद सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। अब जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल अग्नि परीक्षा देने निकले हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ईमानदारी के दम पर हम सत्ता में आए थे। भाजपा ने षड्यंत्र रचकर बेईमान साबित करने की कोशिश की, लेकिन अब खुद को ईमानदार साबित करने के लिए वो जनता की अदालत में हैं। जनता चुनाव जिताकर तय करेगी कि वो ईमानदार हैं या नहीं। अब अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के जंतर मंतर पर इस सियासी प्रयोग को आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। अपने पद से इस्तीफा देते हुए केजरीवाल ने कहा था कि वो जनता की अदालत में जाएंगे और जब तक जनता उन्हें दोबारा नहीं चुनती तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। जंतर मंतर पर सीएम ने सभा में कहा कि लांछन के साथ नहीं जी सकता। ईमानदार लगूं तो वोट देना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। हम ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, जनता को सुविधाएं दी, बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, महिलाओं के लिए बस फ्री की, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्राएं करवाई, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक और शानदार स्कूल बनाए। 10 वर्षों तक ईमानदारी से काम किया तो नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि इनसे जीतना है तो ईमानदारी पर चोट करो, इसलिए उन्होंने हम पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें बेईमान साबित करने का षड्यंत्र रचा गया। हमारे मंत्रियों और नेताओं को चुन चुनकर जेल में डाला गया। इस्तीफे पर केजरीवाल ने कहा, सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूं। भाजपा ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुख हुआ। लांछन के साथ कुर्सी तो क्या, सांस भी नहीं ले सकता हूं, जी भी नहीं सकता। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है। अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के सियासी वार पर पलटवार किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है फिर वही दिल्ली का जंतर मंतर जहां से केजरीवाल की राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई थी, और अब जंतर मंतर से ही केजरीवाल के लिए दिल्ली की कुर्सी की अग्नि परीक्षा है। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को बेईमान साबित करो, मनीष सिसोदिया को बेईमान साबित करो, आम आदमी पार्टी को बेईमान साबित करो। और षड्यंत्र रच के इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया। दोस्तों, ये आने वाला चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। यह दिल्ली का आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो केजरीवाल को वोट देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है, मुझे कतई वोट मत देना। इस झाड़ू का बटन तभी दबाना अगर आपको लगे केजरीवाल ईमानदार है, नहीं तो इस झाड़ू का बटन मत दबाना। दोस्तों, तो चलिए केजरीवाल की सियासत पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो हमारे साथ है मेहमान मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं कुशल कंवर जी, बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से, आप प्रवक्ता दिल्ली से आकाश वर्मा जी, ब्यूरो हेड दिल्ली से अविनाश कुमार सिंह जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले आकाश वर्मा जी, देखिए पहले हम जब देखते थे आप लोग की पार्टी बनी थी, चुनाव में आप उतरे भी नहीं थे, हालांकि चुनाव के वक्त भी आप अक्सर दूसरे पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते थे। नई नई लिस्ट लेकर आते थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और आप कहते थे कि ये भ्रष्टाचार है, इसने ये भ्रष्टाचार किया। और आप लोग स्टेज में एक फेक अलमारी से भी मोटी मोटी आप लोग उसमें फाइलें निकालते थे और कहते थे सारे भ्रष्टाचारियों की इसमें फाइल आप लोग के पास मौजूद है। लेकिन जब यही आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम तो ईमानदार है भाई, जो आरोप लगा रहा है या फिर जो जांचें हमारे पर बिठाई गई है वो गलत है। लेकिन ये तय तो कोर्ट करेगी ना कि कौन भ्रष्टाचार है, किसने भ्रष्टाचार किया, किसने नहीं किया। जनता के बीच में जाएंगे, जनता तो ये देखेगी ना कि आप लोग ने विकास कितना किया कि नहीं किया। जनता को अगर फायदा हो रहा है उसके हिसाब से वोट करेगी। एक फैक्टर जरूर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का, लेकिन पूरा चुनाव इसी पर फोकस कर रहे हैं आप लोग। अगर ऐसा है तो फिर सारी योजनाएं बंद कर दीजिए, आप सारी फ्री की योजनाएं बंद कर दीजिए, सिर्फ केजरीवाल की ईमानदारी पर आप चुनाव ले लीजिए।
मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं शायद आपको एक सीटें नहीं मिलेंगी। जनता विकास के मुद्दों पर आपको वोट करेगी, एक फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन आप लोग सिर्फ ऐसा बना रहे हैं कि जो चुनाव होगा ये सिर्फ जनता अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी इसको तय कर देगी, बल्कि तय करेगी कोर्ट। देखिए, कोर्ट बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट तय करेगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय भी किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चाहे ईडी का केस हो या सीबीआई का केस हो, उसमें अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी, और ना ही सिर्फ बेल दी, बेल देते हुए ये टिप्पणी भी करी कि सीबीआई जो है वो एक केज पैरट की तरह, पिंजरे के तोते की तरह काम करती है। और वो ईडी कंडीशंस की भी जो बता अरेस्ट दीजिए, आप करने की क्या मंशा कंडीशंस थी, थी वो बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री मैं आवास नहीं जा मैं सकते, बता- किसी फाइल में आपको- साइन नहीं कर सकते, इसलिए तो मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा ना अरविंद केजरीवाल को। ये भी तो बिल्कुल, बताइए आप, ये भी तो बिल्कुल, बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम्म। अरविंद केजरीवाल जी को पीएमएलए एक्ट में, आप जानते होंगे, आप तो बड़े पत्रकार हैं, पीएमएलए एक्ट में बेल मिलना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन पीएमएलए एक्ट लगने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा भ्रष्टाचार, इन्होंने मेरे पे आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे, लेकिन इनकी कोशिश ये थी कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहते हुए इस्तीफा दे दे, ताकि बाहर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके एमएलएस को खरीद फरोख्त करके तोड़ा जाए, जैसे कि सारी अदर स्टेट्स में इन्होंने करके दिखाया हुआ है, जो एमएलएस को डरा धमका के या खरीद फरोख्त करके तोड़ते हैं। तो इनकी मंशा ये थी, लेकिन वो इनका जो प्लान था वो फेल हो गया। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल गई और अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, बेल का सम्मान करता हूं, उनके ऑर्डर्स का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन क्योंकि मैं कट्टर ईमानदार व्यक्ति हूं। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी आईआरएस की नौकरी छोड़ी थी केवल देश सेवा के लिए, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को से इस्तीफा दिया दिल्ली के विकास के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पे आरोप लगे हैं तो मैं अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा और जनता के बीच में जाऊंगा। आकाश जी, आरोप लगे हुए तो कई महीने हो चुके थे। आकाश जी, आरोप लगे हुए कई महीने हो चुके थे, लगातार बीजेपी इस्तीफा मांग रही थी, तब तो आप नहीं कह रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि आरोप लगे हुए इसलिए मैं इस्तीफा दे देता हूं। वो तो कई महीने पहले लगे हुए थे। ये भी कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से जेल से आप कैसे आप सरकार चलाएंगे, लेकिन आप कह रहे थे कि जेल से हम सरकार चलाएंगे। जेल में रहकर इस्तीफा दे। मैं आपको ये कह रहा हूं, आपने समझेगा सवाल नहीं समझा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाले और इनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले और इनके विधायकों को खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जैसे कि तमाम कई राज्यों में ऑलरेडी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चीज में बिल्कुल उनको महारत हासिल है कि कैसे ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके और कैसे पैसों से खरीद फरोख्त करके डरा धमका के एमएलएस को खरीदा जाए। तो कोई नई बात नहीं। अब इनके जो मंसूबे थे उन पे पानी फिर गया और आज जब अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है, क्योंकि इनका जो प्लान था वो पूरी तरह से चौपट हो गया है और कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी पूरी बौखलाहट में है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अब वो अनाप शनाप कुछ भी बयानबाजी करके केवल इस चीज को कवर करना चले। बड़ी बात यह है, और आज भी जो आरएसएस से सवाल पूछे गए हैं उनसे इनके मन में और डर आ गया है, क्योंकि आरएसएस इतनी बड़ी संस्था है। आरएसएस इस पे जवाब जरूर देगी, हम पूरी उम्मीद करते हैं। जो 5 सवाल अरविंद केजरीवाल जी ने पूछे, मैं चाहूंगा आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जरूर पूछिएगा हमारी तरफ से कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, क्या मोहन भागवत जी जो उनके प्रधान हैं, जो उनके मुखिया हैं, क्या वो कभी सवाल नहीं पूछते हैं? क्या वो कभी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से अकेले में नहीं पूछते हैं कि भाई ये तुम एमएलए की खरीद फरोख्त क्यों कर रहे हो? क्या कभी वो ये नहीं पूछते हैं कि अजीत पवार, छवल भुजबल, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों को, जिन पे तुमने खुद ही आरोप लगाए थे, खुद ही छापे मरवाए थे, उनको तुम भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हो? क्या उनको ये नहीं पूछना चाहिए कि जेपी नड्डा जी जब कह देते हैं कि भाई हमें तो आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या उनको दुख नहीं होता? क्या कुशल जी, कि भाई आप पार्टी के जो प्रवक्ता, आपने देखा जब शिकायत होती है, जब दो बच्चे आपस में लड़ते हैं तो शिकायत लेके उनकी मम्मी के पास जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मातृत्व संस्था है कुशल जी, आपकी जो मातृत्व संस्था आरएसएस, उसको लेकर यहां पर बात करेंगे, क्या वो कभी मोदी से नहीं कहते, क्या वो कभी बीजेपी के नेताओं से नहीं कहते? तो एक शिकायत की जा रही है आरएसएस के जरिए, जवाब दे सकते हैं आप। 5 सवाल भी पूछेगा जिसमें खासकर आरएसएस को लेकर कहा गया है, और अभी आपने सुना जो कि आकाश जी ने तमाम सवाल उठाए, इसका आप जवाब दे सकते हैं। कुशल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। कुशल जी, देखिए जी, सबसे पहले तो बीजेपी कोई बौखलाई हुई नहीं है। ये पूरी दिल्ली की जनता को पता है कि आम आदमी पार्टी शुरू से कैसे आई है। और जो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने आईआरएस कमिश्नर थे, पहली बार तो वो आईआरएस कमिश्नर थे नहीं, वो जूनियर पोजीशन पे थे।
उन्होंने जूनियर पोजीशन से रिजाइन करके तब वो राजनीति में आए हैं, और वो राजनीति में कैसे आए हैं वो पूरी दिल्ली की जनता को पता है। अन्ना हजारे आंदोलन जब इन्होंने स्टार्ट किया था, उन्हीं के बेस पे इन्होंने पार्टी बनाई। अन्ना हजारे जी खुद अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हो गए थे जब इन्होंने शराब के बारे में अन्ना हजारे जी ने शराब के लिए बोला, और अरविंद केजरीवाल जी ने ही शराब के ठेके पूरे दिल्ली के अंदर खुलवाए। तो ये सारी बातें हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी ने जो रिजाइन दिया है, रिजाइन देके आज जंतर मंतर में जिन्होंने जनता का वो लगाया है, ये सब दिल्ली के लोगों के साथ खेलने का सिस्टम है इनका। या जो जनता की अदालत लगी है, ये सिर्फ दिल्ली के लोगों के साथ खेलना है इनको, कि दिल्ली के लोगों के साथ कैसे खेला जा सकता है, क्योंकि इनको पता है दिल्ली के लोगों के बारे में। दिल्ली के लोग दिल के हैं, तो इसी वजह से ये दिल से ही खेल रहे हैं दिल्ली के लोगों से, और ये खेलते आ रहे इतने सालों से। लेकिन जिस तरह से आरएसएस से शिकायत की जा रही है कि बीजेपी को संभालें, बीजेपी की सरकार जो हमारे साथ कर रही है बड़ा दुखद है, तो आरएसएस के जरिए यहां पर आप लोग कंट्रोल करने की कोशिश करें, इस पर जवाब आपका। नहीं, देखिए, जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात बोली मोहन भागवत जी के लिए, कि मोहन भागवत जी को बोली कि बीजेपी के बारे में, ये देखो एक परिवार होता है, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े सबके होते हैं। तो एक्चुअली में आज अरविंद केजरीवाल ने घी में आग डालने वाला काम होता है ना, इन्होंने वही काम किया है आज, कि ये चाहते हैं कि आपस में ये भिड़े लड़े, इसी वजह से इन्होंने ये आज बातें करी है जनता की अदालत। ठीक है अविनाश जी, आपने सुना होगा दोनों को, लेकिन जिस तरह से अब एक नई राजनीति दिखाई दे रही है, अभी तक अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी को सीधे आड़े हाथों लेते थे, बीजेपी पर आरोप लगाते थे, लेकिन अब आरएसएस की भी एंट्री कर दी है। अब वो आरोप नहीं लगा रहे आरएसएस पर, लेकिन कह रहे हैं कि आरएसएस सुनिश्चित करे कि बीजेपी सही मार्ग पर चले, और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो एक इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश की जा रही है। आप किस तरह से इस राजनीति को देखते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो आरएसएस को शामिल किया उन्होंने इस राजनीति में? देखिए, क्या है कि जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें आरएसएस की भूमिका बड़ी, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था बीजेपी को, जिस लोगों ने सब देखा है, जग जाहिर है। लेकिन अभी हाल ही में हरियाणा में फरीदाबाद में अगस्त के महीने में एक स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद चीजें बदली नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी जैसे कि हरियाणा चुनाव है, तो हरियाणा चुनाव में आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी जोर शोर से भागीदारी ले रहे हैं। तो लगता है कि ये जो मनमुटाव था, ये कहीं जाके इनकी बातचीत में सुधार हुआ है, और ये लोग मतलब पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। सोचिए कि करीब 22 जिले हैं हरियाणा के, उसमें हर एक जिले में कम से कम आरएसएस के 100 कार्यकर्ता एक्टिव है अभी तक ये रिपोर्ट आ रही है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आप पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आरएसएस सुनिश्चित करे कि बीजेपी सही मार्ग पर चले, ऐसा लग रहा है कि मां से शिकायत की जा रही है कि अपने बेटे को आप संभाल लीजिए। जी, वही मुझे लगता है कि इस बैठक में इन पर काफी ज्यादा विचार विमर्श किया गया है, और जो निष्कर्ष है वो सामने दिख रहा है कि हरियाणा चुनाव में आरएसएस की भूमिका पुरानी वाली भूमिका में आ गए हैं आरएसएस के लोग। ठीक है आकाश वर्मा जी, आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है अब आप लोग को आरएसएस से गुहार लगाने के लिए? पहले तो आप लोग सीधे बीजेपी पर आरोप लगाते थे, नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते थे, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते थे, लेकिन अब आरएसएस से क्यों गुहार लगा रहे हैं आप लोग को लग रहा है कि बीजेपी आप लोग के जो जिस तरह से एक षड्यंत्र था, चक्रव्यूह था, और जिस तरह से आप लोग आरोप लगाते उसका असर नहीं हो रहा है, और लगातार जो आपके नेता इतने लंबे समय तक जेल में रहे, अब उनको जमानत मिली है, तो इसलिए एक आरएसएस का इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रहा है, क्योंकि आप लोग को पता है कि आरएसएस की पकड़ मजबूत है और बीजेपी को जिताने में आरएसएस की अहम भूमिका रहती है। देखिए, ये कोई, सबसे पहले तो हमने आरएसएस पे कोई आरोप नहीं लगाया है, और आरोप नहीं, आप लोग गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं आप लोग। हाँ, हम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अति कर रखी है, जिस तरह से नैतिकता की सारी हदें पार कर दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में, तो हमने आरएसएस, क्योंकि हमने सुना है, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आरएसएस की कोख से जन्मी है, और आरएसएस हमेशा से अपने आप को एक देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन बताने का काम करती है।
ऐसा ऐसा बोले, उनकी तरफ से बोला जाता है हम देशभक्त हैं। इसीलिए हमने उनसे आज सवाल किया कि भाई आप बताइए कि जो विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, जो ये डेमोक्रेसी का मर्डर जो किया जा रहा, आए दिन विपक्ष के नेताओं पे ईडी सीबीआई की रेड कराई जा रही है, उनको फिर डरा धमका के भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है। तो अगर ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आरएसएस की कोख से जन्मी है, एक मां की भूमिका निभाती है, तो निश्चित तौर पे आरएसएस को आगे आना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से ये सवाल करने चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, आरएसएस ने खुद ही एक रूल बनाया था, एक कानून बनाया था कि 75 साल से उम्र का ज्यादा व्यक्ति संन्यास ले लेगा, जिसके अंतर्गत मुरली मनोहर जोशी जी हो, आडवाणी जी हो, मिश्र जी हो, कई ऐसे नेताओं को इन्होंने रिटायर किया। लेकिन अमित शाह जी अपने बयान में कि ये जो 75 साल वाला कानून है उसको वो मोदी जी पे लागू नहीं होता। तो ये सवाल तो बनता है, देश की जनता भी जानना तकलीफ चाहती इसी है। बात की है क्या, क्योंकि देखिए ये कानून भारत के संविधान का तो है नहीं। कोई पार्टी अपना खुद का अगर उसमें कुछ फेरबदल करी, उसमें क्या समस्या है? कोई संविधान तो है नहीं जिसके लिए क्या संसद में आपको उसको फेरबदल करना होगा। ठीक है कुशल जी देखिए, संशोधन करें। कुशल जी इस बात की पीड़ा जरूर है आपके नेताओं को कि आखिर जो 75 का आप लोग ने कानून लेकर आए थे एक अपने खुद के पार्टी के अंदर, उसको आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन सवाल अब बीजेपी से ना पूछकर आरएसएस से पूछा जा रहा है और आरएसएस को कहा जा रहा है कि भैया बीजेपी को समझाइए। आरएसएस से ही जन्मी है बीजेपी। ठीक है कुशल जी, क्योंकि अब आप इनकी बातें तो सुन नहीं रहे हैं, तो आरएसएस के जरिए आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। समझेंगे कि नहीं समझेंगे? आरएसएस की बात मानेंगे नहीं मानेंगे आप? नहीं, देखिए आकाश जी कह रहे हैं कि आरएसएस से बीजेपी जन्मी है, तो आम आदमी पार्टी कहां से जन्मी है? आम आदमी पार्टी भी तो अन्ना हजारे आंदोलन से जन्मी है, और जब अन्ना हजारे जी की वजह से ही आज आम आदमी पार्टी है, और यही आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे जी को आंख दिखाती है। जिन अन्ना हजारे जी की वजह से आज ये पार्टी जन्मी है, आम आदमी पार्टी। नहीं तो आप इसको कंपैरिजन ऐसा कर रहे हैं क्या? देखिए कुशल जी, आप कंपैरिजन कर रहे हैं क्या कि अगर वो अन्ना हजारे को आग दिखा रहे हैं तो आप भी आरएसएस को आग दिखाएंगे? क्या आप ये कंपैरिजन करना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा, मैं इनका आंसर दे रहा हूं जो इन्होंने बोला है। देखिए आरएसएस अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, और जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने आरएसएस मोहन भागवत जी को बोला, मुझे बिल्कुल ये महत्वपूर्ण नहीं लगा। उन्होंने जो जनता की अदालत में ये बोला, सबसे बड़ी समस्या ये है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे। दिल्ली की जनता इस टाइम पे, आज भी दिल्ली की जनता सब परेशान है। आज रोड ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, शराब का घोटाला देख लीजिए, जो आज आतिशी जी जिन्होंने सीएम का आज संभाला है, उन्हीं के पहले मंत्री थी, आप उन्हीं के सारे मंत्रालय देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड विभाग, हर जगह घोटाले, करप्शन, 78 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। मैं आप मुझे ये बताइए, पिछले जब से ये सरकार चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, कौन सा ऐसा इन्होंने स्कूल बना दिए, कौन सा ऐसे इन्होंने फ्लाईओवर बना दिया? आज अब दिल्ली के रोडों में आइए, दिल्ली में कितना ट्रैफिक है, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 15 मिनट का रास्ता, 20 मिनट का रास्ता आज आपको 1 घंटा 2 घंटे में पार करना पड़ता है। ये आप खुद एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। रात को 11 बजे के आसपास आप कहीं से कहीं भी जाइए, किसी भी एरिया में, वो 10 मिनट का रास्ता होता है। अगर यही आप पूरे दिन में 12 बजे, 1 बजे, दोपहर में 3 बजे आप ये ट्रेवल करिए, 2 से 3 घंटे, 2 घंटे लग जाते हैं ट्रेवल करने में। तो आप दिल्ली की जनता देखिए, दिल्ली की जनता आधे से ज्यादा टाइम तो ट्रैफिक में बिता रही है। ठीक है आप कह रहे हैं कि विकास को लेकर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ठीक है, यही मेरा पहला सवाल भी था। अविनाश जी देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के नेता है, अब इस होने वाले चुनाव में, हालांकि अभी समय है, देखना होगा जल्दी होते हैं या फिर फरवरी के आसपास ही होते हैं अगले साल, लेकिन जो अब इस चुनाव के एक ऐसा मोड़ देने की कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि जब तक मुझे जनता ईमानदारी का सर्टिफिकेट फिर से नहीं दे देती, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन सबको अगर पता है, देखेंगे राजनीति में जनता देखती है कि हमें किस पार्टी से कितना फायदा हो रहा है, वो पार्टी हमारे लिए कितना सोच रही है, विकास के ऊपर ज्यादातर वोट देती है वो, या फिर उसकी कोई व्यक्तिगत उसमें अगर कोई उसका लाभ जुड़ा हुआ है। फ्री की बहुत सारी यहां पर योजनाएं चलती है दिल्ली में, जिसका असर होता है, और हम देखते हैं विधानसभा में आप पार्टी बहुत बेहद मजबूती के साथ है। लोकसभा में भले सीटें नहीं मिलती आप पार्टी को, लेकिन विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ है। लेकिन एक ऐसा माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम ईमानदार है। भाई ईमानदारी का सर्टिफिकेट है, ये तो कोर्ट तय करेगी ना। जनता तो ये देखेगी हिसाब से कि कौन हमारी पार्टी हमारे लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, हमारे लिए उसके बेहतर काम हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। अगर फ्री की योजनाएं बंद कर दी जाए, विकास की योजनाएं बंद कर दी जाए, उसके बाद सिर्फ ईमानदारी पर अगर चुनाव लड़ा जाए, तो फिर क्या एक भी वोट मिल पाएगा आप पार्टी को? अविनाश जी। जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है।
अगर ये आम आदमी मतलब अरविंद केजरीवाल समझते हैं कि अगर मैं अपनी छवि के हिसाब से अगर जीत सकता हूं, तो ये कदम अगर ये उठाएंगे तो बड़ी मतलब चीजें साफ हो जाएंगी कि हाँ भाई ये आम आदमी पार्टी के लिए वोट देती है या अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट देती है। बिल्कुल। ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक बार ये देखें, प्रयास करके देखें इसको। आकाश जी, ऐसा प्रयास करेंगे कि आप लोग जो फ्री की योजनाएं चला रहे हैं या विकास के कार्य जो भी कर रहे हैं, सरकार की जो योजना है उसके आधार पर आप लोग जीतेंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलेगा उसके हिसाब से आप जीतेंगे? क्योंकि आप लोग इस चुनाव का तो माहौल ऐसे ही बना रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो अरविंद केजरीवाल ईमानदार, तो सिर्फ ईमानदारी पर लड़ लीजिए ना, अपनी योजनाओं को साइड कर दीजिए। अभी आप लोग जो पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है उसमें महिला सम्मान योजना भी शुरू करने वाले हैं, तो फिर इन सब की आवश्यकता क्या है? सिर्फ ईमानदारी पर चुनाव लड़िए, फिर देखिए जनता कितना वोट देती है, फिर जनता तय करेगी ईमानदार है कि नहीं अरविंद केजरीवाल। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, चाहे फ्री बिजली पानी हो, चाहे अच्छी शिक्षा हो, अच्छे स्कूल हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, फ्री दवाइयां हो, बुजुर्गों की पेंशन हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा हो, ये सारी सुविधाएं चालू रहेंगी। कभी नहीं कहा, आपने देखा होगा। वही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर इस चुनाव का ऐसा बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर आप लोग दिल्ली में जीत गए तो फिर अरविंद केजरीवाल ईमानदार, मैं कह रहा हूं ठीक है दिल्ली में जीते हारे, लेकिन इससे अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी या भ्रष्टाचार ये तो कोर्ट तय करेगी। ये तो लेकिन हाँ, कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के बावजूद भी बेल दिया है, लेकिन वो कंडीशन आप नहीं बता रहे हैं आकाश जी, वो कंडीशन नहीं बता रहे हैं, और वही कंडीशन मजबूरी थी जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। जनता तय करती है, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी अदालत है, जनता की अदालत। हम उसी ठीक है, लेकिन जनता ये तय नहीं करती है कि कौन भ्रष्टाचारी है या कौन ईमानदार है। इसके लिए जनता, इसके लिए जिम्मेदार कोर्ट है, वो तय करती है। कुशल जी, क्या अगर चुनाव में आप जीत गए तो क्या केजरीवाल भ्रष्टाचारी हो जाएंगे? अगर आप चुनाव में हार गए तो क्या केजरीवाल ईमानदार हो जाएंगे? कुशल जी, समय कम है। कुशल जी, लास्ट कमेंट। नहीं, देखिए, जनता आज जो केजरीवाल जी ने जनता की अदालत लगाई है, मैं तो यही समझता हूँ कि वो सिर्फ एक दिखावा है। जैसे ये दिखावा पहले करते आ रहे हैं, वही दिखावा कर करके इन लोगों ने ये पार्टी आज बना ली है। तो ये आज जनता की अदालत सिर्फ दिखावा है। जो इन्होंने पहले अन्ना आंदोलन किया था, वो भी वो अन्ना जी तो उनके साथ लग गए थे, वो अपने माइंडसेट से लगे थे, पर इन लोगों का तो सारा शो ऑफ ही था। आज जो जनता की अदालत है वो बिल्कुल शो ऑफ था। इसके बेस पे ये कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। और दिल्ली की जनता इस टाइम पे जाग चुकी है। दिल्ली की जनता को सब पता लग चुका है कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो पिछले साल से सरकार चला रहे हैं, वो किस हिसाब से सरकार चलाई है, कितना करोड़ों का, कितने हजारों करोड़ों का इन आम आदमी पार्टी वालों ने घोटाला किया है, ये पूरी दिल्ली की। ठीक है, चलिए, लेकिन मेरा मानना है कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन ईमानदार है, ये कोर्ट जरूर तय करेगी। आरोप लगे हैं, आरोप को लेकर आप जनता के बीच में जा सकते हैं, कोई भी पार्टी के नेता के झूठे आरोप लगे, लेकिन कोर्ट तय करेगा। बहरहाल चुनाव में जीतना हारना जनता इस पर निर्भर करता है। जनता इसलिए वोट देती है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर काम कर रही है, ना कि इसलिए कि वो व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है। ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन पूरा चुनाव इस पर फोकस नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। कुशल जी, आकाश जी और अविनाश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में चर्चा करने के लिए। तो जिस तरह से अब देखना होगा, अब अरविंद केजरीवाल सिर्फ जनता की अदालत की बात कर रहे हैं। कोर्ट से उनको बेल जरूर मिल गई, हालांकि कुछ शर्तों के साथ। आप पार्टी के नेता उन शर्तों का जिक्र नहीं करते हैं, ये जिक्र करते कि बेल मिल गई है, लेकिन जो शर्तें लगाई हैं कोर्ट ने, उसी कारण शायद यहां पर मजबूर होकर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब नई मुख्यमंत्री बन गई आतिशी, देखना होगा जिस तरह से उनका एक मिशन है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, क्या वो पूरा हो पाता है और जनता इसको कैसे लेती है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, क्या जनता जिताकर वाकई सर्टिफिकेट देगी या फिर कोर्ट तय करेगा कौन ईमानदार है या कौन भ्रष्टाचार है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।